हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टाइप है। अगर आप लोग बेसिक जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे। और अगर आप नहीं जानते तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी स्पेक्ट्रोस्कोपी को जानने के लिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, किस तरीके से काम करती है, यानी उसके अंदर सिर्फ बेसिक है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टाइप है, ठीक है। तो इसमें हम जो पढ़ते हैं वो है अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें जो लाइट यूज़ की जाती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट और विजिबल। इन दोनों की अलग अलग रेंज है, आप सबको पता भी होगा अगर आप जानते हैं। इसकी जो मैंने बेसिक में बताया था कि अल्ट्रा वायलेट और विजिबल में सिर्फ वेवलेंथ का फ़र्क होता है। ये होती है अल्ट्रा वायलेट और ये विजिबल होती है, थोड़ी सी वेवलेंथ बड़ी होती है विजिबल की, ठीक। तो इन दोनों की सिर्फ वेवलेंथ में फ़र्क है। अगर वेवलेंथ की बात करूँ तो ये आपके लिए मैंने लिख दिया, अल्ट्रा वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो 190 से 400 nm तक होती है, नैनोमीटर। और विजिबल की जो होती है वो होती है 400 से 800 नैनोमीटर, ठीक। इन दोनों को आप याद कर लेना, इस पर ऑब्जेक्टिव बनता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, जब हम अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ करते हैं और सैंपल पे डालते हैं या किसी मॉलिक्यूल पे डालते हैं तो उस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप कर जाता है। और एक्चुअली आपको बताऊं तो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डिंग बोले तो लोन पेयर। तो इस वजह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, इस नाम से भी फेमस है ये, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की स्टडी की जाती है, इलेक्ट्रॉन के टाइप की स्टडी की जाती है, ठीक। ये काम कैसे करती है, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जिस सैंपल का मुझे या जिस मॉलिक्यूल का मुझे वो लेना था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी जिस सैंपल की स्टडी करनी थी उसको आप लोगों को डिज़ोल्व करना है काहे में, 95% इथाइल अल्कोहल के अंदर। ये एक तरीके से सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है उस सैंपल के लिए जिस सैंपल का आप अल्ट्रा वायलेट देखना चाहते, सॉरी, जिस सैंपल का आप यूवी स्पेक्ट्रम देखना चाहते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक टंगस्टन लैंप लेना है। ये जो मैं रेड कलर का कर रहा हूँ ना, अलग से लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली आपके नेट के क्वेश्चन समझ लीजिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लीजिए कि अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम कौन से बल्ब का यूज़ करते हैं। टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों जो मैंने आपको दिए हैं, ये ऑब्जेक्टिव बनता है इसके ऊपर कि वो मतलब यूज़ होता है लाइट को प्रोड्यूस करने में इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो हुआ क्या, एक्चुअली मेरे पास एक सैंपल था ये वाला और इसके अंदर मैंने 400 nm की वेवलेंथ वाली जो है लाइट डाली सैंपल के अंदर। ये कम हो गई, 250 रह गई। क्यों? क्योंकि इस सैंपल ने उस लाइट को एब्जॉर्व किया होगा, जितना उसके काम का था उसने एब्जॉर्व कर लिया और बाकी सब का सब उसने बाहर निकाल दिया। यानी ये आने वाली लाइट थी और ये जाने वाली लाइट है। आने वाली लाइट में आप लोगों को कमी दिख रही है कि 400 से कितनी रहेगी, 250। ये जो कमी होती है आने वाली लाइट की वेवलेंथ में कह लो या इंटेंसिटी में कह लो। इंटेंसिटी का मतलब एक तरीके से चमक होता है। इंटेंसिटी होती है किसी भी चीज़ की, जैसे हम कहते हैं ना कि सूरज की इंटेंसिटी ज़्यादा है, बल्ब की इंटेंसिटी कम है, तो वो होता क्या है, बल्ब जो सूरज है हमारे पास, सन, वो एक्चुअली हमारे पास एक सेकंड में बहुत सारे फोटोन फेंक रहा है। कम से कम अगर मैं इतना कहूँ, तुक्का लगा रहा हूँ, कभी आप इसको ओरिजिनल समझ लें। और बल्ब जो होता है वो सिर्फ इतने ही फोटोन पर सेकंड फेंक रहा है हमारे ऊपर। यानी एक सेकंड में जितने फोटोन गिरते हैं किसी भी लाइट के सोर्स से, उसको बोला जाता है उसकी इंटेंसिटी। इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, बोले तो इसकी इंटेंसिटी मतलब इसकी चमक ज़्यादा है, क्योंकि इसके फोटोन पर सेकंड बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और बल्ब की इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो ये जो इंटेंसिटी वाली लाइट थी इस बेचारी में कमी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि कुछ लाइट इसने भी तो एब्जॉर्व कर ली होगी सैंपल ने। दो साइंटिस्ट इसके पीछे पड़ गए, भैया ये जो कमी आई है ये दो बात पर डिपेंड करती है। सबसे पहला साइंटिस्ट था लैम्बर्ट। इस साइंटिस्ट ने बताया कि भाई वो जो आप 400 nm के वो ले रहे हो ना, अगर आपने इस सैंपल की थिकनेस बढ़ा दी, यानी इतना ना रख कर इतना कर दिया थिकनेस, तो याद रखिए वो जो 400 से आपको 250 मिल रहा था ना, 400 से कितना मिलेगा, 150। यानी जो गिरावट आई है, ये जो चेंजिंग आई है, ये जो कमी आई है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि इसकी थिकनेस कितनी थी, किसकी, सैंपल की। ओके, नो प्रॉब्लम। ये बात किसने नोट की? लैम्बर्ट ने। एक साइंटिस्ट आया बियर, उसने कहा कि जी देखो आप थिकनेस पर बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ और नोट कर रहा हूँ। मैंने जो सैंपल के अंदर ये जो आप रेड कलर का डॉट डॉट सा था ना, छोटा सा था सैंपल, आपने कम भरा हुआ था, मैंने सैंपल की कंसंट्रेशन बढ़ा दी बहुत ज़्यादा।
और अब मैंने नोट किया तो 400 जब लाइट मैंने डाली इतनी इंटेंसिटी वाली या इतनी वेवलेंथ वाली, तो मुझे 150 मिला। 150 आपको मिल रहा था, आपको इसलिए मिल रहा था क्योंकि थिकनेस ज़्यादा थी, मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यानी जो आने वाली लाइट में कमी आती है इंटेंसिटी में या नैनोमीटर में, वेवलेंथ में, वो एक्चुअली किस बात पर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन कितनी है। ये कहने लगा नहीं नहीं ये तो थिकनेस पर डिपेंड करता है, नहीं कंसंट्रेशन, नहीं थिकनेस, नहीं कंसंट्रेशन। वह क्या हो गया भैया? फिर बाद में पता लगा कि भैया आप लड़ो मत, आप दोनों सही हैं अपनी जगह, और इनको कंबाइन करके एक लॉ बनाया गया था जिसको बोलते हैं बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। अलग अलग ये मैंने आपको बता दिया। ये थिकनेस क्यों बोलता है कि जो आने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी में कमी जो होगी वो थिकनेस पर डिपेंड करेगी, और ये बोलता है कि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। और दोनों सही थे, इनको दोनों को मिलाकर हमने बनाया था बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है DI/dx। एक्स का मतलब है थिकनेस और आई का मतलब है कमी। ठीक है, ये जो कमी आ रही है किसके रेस्पेक्ट में आ रही है? थिकनेस। ये रहा, यानी थिकनेस जितनी होगी उतनी ही कमी आएगी। माइनस भी इसी चीज़ को दिखा रहा है कि यानी इंटेंसिटी में कमी आ गई। आई का मतलब इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड कर रही है? ये थिकनेस पर डिपेंड कर रही है। ठीक, अब हम क्या करें इसको, अगर बिल्कुल दोनों को मिला दूँ बियर्स लैम्बर्ट लॉ को, तो ये बनेगा DI/dx KIC। यानी यहाँ कंसंट्रेशन भी ऐड करना पड़ेगा। ये बात किसने कही थी? लैम्बर्ट ने, और ये मिलकर बन गया बियर्स लैम्बर्ट लॉ। ये मिली भगत है दोनों की, ये आपको पता होना चाहिए। ये बियर्स लैम्बर्ट लॉ है और ये सिर्फ लैम्बर्ट लॉ है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ ली। बियर्स लैम्बर्ट लॉ इसके स्टार्टिंग में था। उसके बाद आता है कि जब हम किसी सैंपल के अंदर अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट डालते हैं तो उसके अंदर होता क्या है। एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में। और इलेक्ट्रॉन तीन टाइप के होते हैं, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग। तो एक्चुअली हो क्या रहा है वो सुनिए क्या हुआ। देखो मैंने डॉट डॉट से लगा रखी हल्की हल्की सी, क्यों लगाई हुई है? यानी मुझे बताना है कि जब लाइट इसके अंदर एंट्री करेगी और मॉलिक्यूल उस लाइट को एब्जॉर्व करेंगे तो इसके अंदर जो हलचल हो रही है उसको मुझे थोड़ा बड़ा सा करके एक्सप्लेन करना है। देखो हुआ क्या, कुछ ऐसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन है ये वाले, सिग्मा, पाई। इसको अगर आप, मैं तो स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया, कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले जाओ। सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग। ठीक, और ये क्या है? पाई स्टार। आपने पढ़ा होगा सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, वो पढ़े होंगे उसमें, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो वो यही है, सिग्मा, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है यहाँ से सिंगल बॉन्ड वाला, कहाँ तक? सिंगल बॉन्ड तक, क्योंकि सिग्मा का इलेक्ट्रॉन सिग्मा में पहुँचेगा, पाई का इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में पहुँचेगा। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी एंटी बॉन्डिंग है। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहुँच सकता है पाई में भी, और नॉन बॉन्डिंग पहुँच सकता है सिग्मा भी। ठीक, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ में लगती है? सिग्मा से सिग्मा स्टार तक पहुँचने में बहुत एनर्जी लगती है। लेकिन ये हो तो रहा, काहे में हो रहा है? ये हो रहा है इस सैंपल के अंदर। अब इस सैंपल में जो आपने मॉलिक्यूल लिया है ना, उसके अकॉर्डिंग होगा ये। मतलब ये नहीं है कि उस मॉलिक्यूल में सब के सब ट्रांजिशन होंगे, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है। ये ट्रांजिशन इस बात पर डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग इस बात पर डिपेंड करती है यहाँ सैंपल कौन सा लिया था। ऐसा लिया था अगर जिसमें सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिर्फ सिग्मा से सिग्मा स्टार की ही ट्रांजिशन देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉन की। तो आप लोगों को अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं यहाँ सैंपल लूँ ये वाला तो ये होगा, ये वाला तो ये होगा। ठीक, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और ध्यान लगाइए। सिग्मा से सिग्मा स्टार, ऑफ कोर्स सिग्मा किस चीज़ के लिए बताया जाता है? सिंगल बॉन्ड के लिए, क्योंकि जहाँ सिंगल होता है वहाँ सिग्मा होता है। तो यहाँ पे जो होगा वो, ये एग्जांपल याद रखना आपको। ये रहा कार्बन H, कार्बन H, इनके बीच क्या है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। यह है इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो अगर मैं कहूँ कि ये हो रहा है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तो आप लोग याद रखिए बहुत हायर एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी की लाइट चाहिए होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ दिखाने के लिए है सिर्फ ये। यानी इस तरीके से आपको मुझे याद कराना था कि इथेन के अंदर या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलता हो, उनके अंदर आपको जो मिलता है वो है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि भैया
इथेन में कौन सा ट्रांजिशन होता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, या कोई भी सिंगल बॉन्डेड आ गया तो उसका आंसर यही होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो ये आपका फिनिश हो गया। अब आता है पाई से पाई स्टार। जाहिर सी बात है पाई किसके लिए इस्तेमाल में आता है, डबल बॉन्ड के लिए। तो ये काहे में दिखाई देगा आपको, समझ में आ गया होगा। सी डबल बॉन्ड CH2, ये HH है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब है कि इनके बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो अगर मैं इसको एनर्जी दे दूंगा तो पाई से पाई स्टार इसके अंदर क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, यानी इससे ये वाला होगा। तो इसको आपको दिखाने के लिए पेन से मैं क्या करूँगा, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहाँ रख दूँगा, सिर्फ दिखाने के लिए, वरना हो रहा ये वाला खेल। यानी कुल मिला के बात ये होती है कि एल्कीन में या इथीन में या अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर क्या देखने को मिलता है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। कब, जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है, जो कि मैंने यहाँ दिखा दी। जब भी लाइट पड़ेगी तो ये ट्रांजिशन होंगे, ये वाले जिनमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार। कौन सा रह गया, नॉन बॉन्डिंग से पाई। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग का मतलब हो गया लोन पेयर, और पाई का मतलब हो गया डबल बॉन्ड। यानी आपको ऐसा कंपाउंड लेना है जिसके अंदर कोई ऐसा एटम हो जिस पर लोन पेयर रखा हो, और ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड भी हो, और ऐसा एटम रखा हो जिसके पास लोन पेयर है। देखो वो कहीं ऐसा तो नहीं, कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड भी आता है, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी रहते हैं ना, ऑक्सीजन पर लोन पेयर रहते हैं। फिर से वही हुआ, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ। लो एनर्जी चाहिए थी, क्यों चाहिए थी, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है यहाँ पे। तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चला जाएगा। यानी आपको इसका सिर्फ एक्साइटेशन दिखाना था कि जब लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन, जब वही जैसे मैं यहाँ जंप कराता हुआ ना कि यहाँ पहुँच गया था, ये यहाँ पहुँच गया था, तो इसका भी तो इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा ना। ये अब बेचारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा हुआ, नॉन बॉन्डिंग से पाई। क्यों, क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग दिख रहे थे, और पाई का मतलब था डबल बॉन्ड। अब आता है लास्ट, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा। नॉन बॉन्डिंग बोले तो लोन पेयर रखने वाला एलिमेंट होगा, और सिग्मा का मतलब उस कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड भी होगा, और वो कंपाउंड से अच्छा हो ही नहीं सकता। C सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्या है, H, ये क्या है सिंगल, और ये क्या है Cl। देखो लोन पेयर आ रहा है, क्या आ रहा है ना। लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग, और इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया कि ये सिग्मा है, यानी आपका लोन पेयर सिग्मा। तो इस तरह के कंपाउंड में, जिसको बोलते हैं हेलो एल्केन, आपने सुना भी होगा मिथाइल क्लोराइड, इनमें होता है ये वाला ट्रांजिशन। कार्बोनाइल, ये होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन की भी डबल बॉन्ड आता हो, उनमें ये वाला ट्रांजिशन होगा। यानी अलग अलग ट्रांजिशन की अलग अलग मैंने आपको बता दी, एग्जाम्पल भी बता दिए। तो ये हलचल होगी, मतलब अगर मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि भाई मैंने तो यहाँ पर ये लिया था, ये वाला, तो यहाँ पर जो हलचल हो रही है वो किसकी हो रही है, इससे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर। थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने आपको कि यहाँ जो भी आप सैंपल लोगे, वो तय करेगा कि कौन सा ट्रांजिशन होना है, उस सैंपल की स्ट्रक्चर तय करेगी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं। अब जो डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब ये जो, सॉरी गलती हो गई, ये जो अल्ट्रा वायलेट वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, इस पर डायग्राम कुछ ऐसा आता है, ऐसे ऐसे बैंड बनते हैं, बैंड इस तरीके से। तो ये जो बैंड हैं, इनको भी नाम दिया गया। आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बता दूं कि ये सिर्फ स्पेशल टाइप ही पढ़ाऊंगा, पूरी बुक तो पढ़ाने से रहा मैं आपको। यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि अगर आपके पास एल्कीन है ऐसी एलिफेटिक, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, एलिफेटिक बोलते हैं इसको, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा के बैंड। मैं आपको मोबाइल हटाए, ये के बैंड, ठीक है। और जो बेंजीन पे दिखा रखा मैंने, बेंजीन के अंदर भी क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड दिख रहा ना। तो इस बेंजीन, अगर मतलब बेंजीन है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसके अंदर भी तो यही होगा, पाई से पाई स्टार। लेकिन इस केस में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बी बैंड, बी बैंड, बी बैंड। यानी बेंजीन से अलग जो एल्कीन है उनमें वो के बैंड मिलता है, और जिसमें जो सिर्फ बेंजीन वाली होती है बी बैंड मिलता है। के बैंड, बी बैंड आप लोगों को एक तरीके से रटना है, टेंशन मत लेना, इन बैंड के नाम ही हैं। तो बस मैंने तो, जब मैं उसमें था स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें मुझे पढ़ाई जा रही थी, तो मैंने इसकी ऐसे कोडिंग याद कर ली थी। ये ना बी से बेंजीन, ठीक है। एलिफेटिक, सी की जगह लिख दो के, एलिफेटिक, के का मतलब के बैंड, जो आपको दिख नहीं रहा वीडियो के अंदर, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे याद करा था, एलिफेटिक के लिख दिया था। यानी एलिफेटिक जो एल्कीन होगी उसमें के बैंड मिलेगा, और जो एरोमेटिक होगी उसके अंदर कौन सा बैंड मिलेगा, बी बैंड मिलेगा। बोलो क्लियर। अब उसके बाद आता है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो मेरे साथ साथ तो लिख लीजिए। क्रोमोफोर ऐसे ग्रुप हैं जो एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये पूरे कंपाउंड को एक कलर
प्रोवाइड कराते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ लग गया तो आपको ये वाला कलर मिल जाएगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, कितना बढ़िया एग्जांपल आपको मैं दूंगा। ये रहा बेंजीन है। बेंजीन कैसा होता है? कलरलेस होता है। मैंने बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दिया, एकदम बस NO2 लगने की देर थी, इसका क्या हो गया? येलो कलर हो गया। तो इस NO2 की वजह से इस पूरे कंपाउंड के अंदर कलर आ गया। इसको मैं क्या बोलूँगा? क्रोमोफोर। किसको? बेंजीन को नहीं, इस ग्रुप को जिसने इसको कलर दिया। ठीक, लेकिन मैंने यहाँ ये भी किया, बेंजीन पर OH लगा दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कलरलेस, अरे बाप रे, तुम क्रोमोफोर नहीं हो। ये वाला क्रोमोफोर है क्योंकि इसने येलो कलर दिया। आया समझ में? और ये मैंने लिखा भी, एब्जॉर्ब्स अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इन विजिबल रीजन। पर्टिकुलर वेवलेंथ वो आपने पढ़ा होगा, विब ग्योर। विब ग्योर, इन सब की विब ग्योर की क्या होती है? विब ग्योर की अलग अलग वेवलेंथ नहीं होती। वॉयलेट की ऐसी होती है, इंडिगो की ऐसी होती है, बढ़ती रहती है ना। तो फिलहाल ये येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ये इस रीजन में है, तो ये सिर्फ येलो लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा और किसी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आई नहीं? और अगर आपने यहाँ कुछ और ग्रुप लगा दिया, वो अलग लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए तो मैंने लिखा यहाँ पर जो क्रोमोफोर होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को। काहे में? विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन क्या होता है? विब ग्योर को ही विजिबल रीजन कहा जाता है। क्लियर हुआ या नहीं? अब चमत्कारी बात सुनने को तैयार हो जाइए। मैंने आपको OH को बताया था कि ये कोई भी क्रोमोफोर नहीं है, क्योंकि ये कोई कलर प्रोवाइड नहीं कराता, लेकिन इसकी प्रेजेंस बड़ा डिस्टर्ब करती है। पूछो कैसे? देखो ऐसे, यहाँ क्या कलर हो गया था NO2 लगाने के बाद? येलो। उसके बाद जब इसके अंदर NO2 लगाया और मैंने इसकी इस पोजीशन पर OH लगा दिया, तो वो येलो से पता क्या कलर हो गया? डीप येलो। यानी OH ने अपना असर, अपना इफेक्ट तब दिखाया जब ये NO2 ऑलरेडी लगा हुआ था, वरना यहाँ कुछ असर नहीं था, इसका कलरलेस था। तो इस OH को क्या बोलूँगा मैं? ऑक्सोक्रोम। याद रखना, ऑक्सोक्रोम ऐसे ग्रुप हैं जो खुद तो क्रोमोफोर की तरह बिहेव नहीं करते, खुद तो क्रोमोफोर की तरह काम नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें ऐसे ग्रुप में, ऐसे कंपाउंड में लगा दिया जाए जिसमें ऑलरेडी क्रोमोफोर लगा हुआ हो, तो उसकी वेवलेंथ को घटा बढ़ाने की ताकत रखते हैं। देखो पहले था येलो और ये क्या हो गया? डीप येलो, इसको और ज़्यादा गहरा रंग बना दिया है। तो ऑक्सोक्रोम की तरह ये काम करेगा। इसलिए ऑक्सोक्रोम की डेफिनेशन भी यही है, कलर एनहांसिंग ग्रुप, कलर को बढ़ावा देने वाले ग्रुप, कलर को बढ़ा देते हैं। क्या था और क्या हो गया? याद रखना, येलो डीप येलो हो गया सिर्फ OH के लगने की वजह से। सवाल तो बनता है ना कि यार यहाँ तो कुछ नहीं कर रहा था तू, तो OH बोलता है कि मेरा इफेक्ट तभी देखने को मिलेगा जब पहले से कोई क्रोमोफोर लग रहा है। समझ में आया नहीं? तो इनको क्रोमोफोर मत मानना, ये ऑक्सोक्रोम है, क्योंकि अपना इफेक्ट तभी दिखाते हैं जब आपके पास पहले ही क्रोमोफोर लगा हुआ हो। क्लियर? अब कुछ शिफ्ट हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, मुझे आपको बतानी है। देखो क्या होती है, कोई भी सैंपल हो वो लाइट तो एब्जॉर्ब ज़रूर करता है और एक ख़ास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने यहाँ पर बेंजीन ली हुई है और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NH2। ठीक, तो मैंने जैसे इसका सैंपल का वो लिया, अल्ट्रावायलेट UV स्पेक्ट्रम लिया, तो उसने कहा कि भैया मैं, ये है एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये यहाँ आकर इस पर इसने बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब किया। किसने? एनालाइन। बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगता है इसको बोलते हैं एनालाइन। तो इस एनालाइन ने बहुत ही ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब किया इस जगह पर। इस जगह पर ये बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको नोट कर लो, ये इतनी वेवलेंथ है। वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं। तो इस पॉइंट में पता क्या कहूँगा? लैम्डा मैक्स। जिस वेवलेंथ पर कोई कंपाउंड सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता हो, उस वेवलेंथ को कहा जाता है लैम्डा मैक्स। ये रहा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते रहना। ये लैम्डा मैक्स नहीं है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर जाकर सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? लैम्डा मैक्स। इसे नोट कर लेना। ठीक, तो इसकी लैम्डा मैक्स इतनी है क्योंकि इस पर ये सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने बेंजीन का जो NH2 था उसको NH3 में कन्वर्ट कर दिया। पता लगा उसका मामला कुछ ऐसे हो गया। ये देखो ऐसे। अरे ये क्या हो गया यार, तुम तो अच्छी खासी वो वाली लाइट एब्जॉर्ब कर रहे। सर वो ग्रुप में चेंजिंग आ गई और मेरी वेवलेंथ थोड़ी सी राइट साइड शिफ्ट हो गई। राइट साइड क्या, लैम्डा बढ़ गई तुम्हारी बस, और क्या, अब तुम्हारी लैम्डा मैक्स कुछ और है। यानी मैंने इसके ऊपर NH2 से क्या कर दिया, NH3, तो उसका लैम्डा मैक्स क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। इसको नाम दिया गया, ठीक है, इसको नाम दिया गया है बाथोक्रोमिक शिफ्ट। आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी ग्रुप के लगने के बाद, समझ रहे क्या,
किसी कंपाउंड में ग्रुप लगने के बाद अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोला जाता है बाथोक्रोमिक शिफ्ट। और ऐसा भी है कि बेंजीन के मतलब मैं अगर ये H2 हटा दूँ फिर से वही NH2 ले आऊँ फिर ये कम हो जाएगी। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इसको बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक। यानी वे अगर किसी ग्रुप के लगने के बाद वेवलेंथ ऐसे शिफ्ट होगी ज़्यादा की तरफ, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इसको बोल देना बाथोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर कम की साइड होगी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अभी स्पेलिंग भी दिखा दूंगा, परेशान मत होइए। अब इधर देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बेंजीन के ऊपर NH2 को हटाकर OH लगा दिया, ठीक। इसने अब क्या किया, इसकी लैम्डा मैक्स तो वही रही लेकिन एब्जॉर्बेंस बढ़ गई। अरे बाप रे, कौन हो तुम? बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है OH। अरे ये क्या हुआ? हाँ बस OH लग गया था तो लैम्डा इधर उधर तो शिफ्ट नहीं हुई लेकिन एब्जॉर्बेंस बढ़ गई इसकी। बस एब्जॉर्बेंस बढ़ी। अगर एब्जॉर्बेंस बढ़ जाती है किसी ग्रुप के लगने के बाद तो उसे बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और अगर NH2 को हटने के बाद Cl लगाओ या कोई दूसरा ग्रुप लगाओ, कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि उसकी लैम्डा मैक्स घट गई, सर कम हो गई, बहुत कम एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, तो लैम्डा मैक्स तो उतनी ही रही ना जो पहले थी। तो इसको नाम दिया गया है हाइपोक्रोमिक। जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, ग्रुप लगने के बाद या ऐसे ग्रुप जो कंपाउंड की वेवलेंथ को ज़्यादा बना देते हैं, ज़्यादा शिफ्ट कर देते हैं, बाथोक्रोमिक। कम कर देते हैं, हिप्सोक्रोमिक। लैम्डा मैक्स पे कोई फ़र्क नहीं डालते बल्कि एब्जॉर्बेंस को बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं, तो उसको बोला जाता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर वेवलेंथ बढ़ गई किसी ग्रुप के एंट्री के बाद, और अगर कम हो गई तो समझ में आई नहीं बात? नहीं तो इसको मैं पूरे निचोड़ को कैसे याद करूं? इसका निचोड़ ये है, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो ये लिख लेना। देखो ये दिख रहा आपको, इधर एब्जॉर्बेंस है, अगर राइट साइड आ रहे हो बाथोक्रोमिक शिफ्ट की साइड, ये देखो बाथोक्रोमिक में आप लोग याद रखिए रेड शिफ्ट भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा विबग्योर, पढ़ा ना विबग्योर, तो हम वेवलेंथ ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी बोलते हैं और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहा हूँ मैं आपका। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं और बाथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी कहते हैं। और एक और ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, बाथोक्रोमिक शिफ्ट जब देखने को मिलती है जब आपका ऑक्सोक्रोम लग जाए। क्या लग जाए? ऑक्सोक्रोम। मैंने आपको इस टॉपिक में, इस वीडियो के अंदर जो भी आपको पढ़ाया क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, वो एक ही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी या बुक में एक एग्जाम्पल याद करके ना जाए, बहुत सारे याद करके जाएं, क्योंकि मुझे तो वीडियो बनानी है, मुझे तो आपको टॉपिक एक्सप्लेन करना है। आपका दिमाग ख़राब करेगा एग्जामिनर एग्जाम्पल में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपको क्रोमोफोर में NO2 पढ़ाया ना अपनी बुक में, NO2 के मतलब क्रोमोफोर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको याद कर लेना। ऑक्सोक्रोम के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेरी वीडियो को में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल मिलेगा, आपको करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फेस। तो एक से काम नहीं चलेगा, कर ही लेना, लिस्ट बना लेना। मेरा काम था ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं और क्रोमोफोर क्या होते हैं इनको बताना, ठीक है। उसके बाद है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वुडवर्ड फिशर रूल। ये बड़ा टॉपिक है, इसको मेरा आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बना के दूंगा। फिलहाल आपको इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो जो सबसे पहले एप्लीकेशन है, एक तो है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप लोग इसकी मदद से, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट कर सकते हो, जैसे NO2 है या OH है। NO2 आपने पता लगाया था अभी थोड़ी देर पहले, येलो कलर नहीं देता, तो वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो पता लगता है। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पहचान सकते हैं हम इसकी मदद से। दूसरा है डिस्टिंक्शन इन कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी ये है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो डबल बॉन्ड आने से ना वेवलेंथ बढ़ जाती है, यानी अगर इसकी 500 थी ना तो इसकी हो जाएगी कम से कम 600। तो इसका पता कौन जानकारी देगा? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको बोलते हैं ये भी कॉन्जुगेटेड होता है, जिसमें डबल सिंगल इस तरह का ऑर्डर मिलता है। तो जिसमें ये नहीं मिलता वो क्या होता है? नॉन कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड था, इसका कैसे पता लगा? डबल बॉन्ड आ गया था ना, वेवलेंथ बढ़ गई थी, 500 से कितना हो गया था, है ना। तो कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड के बीच हमें डिफरेंस पैदा करने में अल्ट्रा वायलेट बहुत हेल्प करती है।
कॉन्जुगेटेड में क्या होगा, डबल सिंगल इसका ऑर्डर मिलेगा, इसमें नहीं मिलता। और फिर आता है हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि इसका अननोन कंपाउंड का, जो कंपाउंड हमारी अननोन है जिसके स्ट्रक्चर अब तक हम पता नहीं लगा पाए, तो उसका भी आप स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। क्योंकि जिस चीज़ का अल्ट्रावायलेट लिया जा चुका वो तो कॉपी में मेंशन कर लिया ना साइंटिस्ट ने, उनके पास लिखा हुआ है डेटा। लेकिन जो कंपाउंड नए हैं बिल्कुल, उनका तो हमारे लिए नया ही होगा, क्योंकि वो पुरानी किसी हिस्ट्री में नहीं है और हमने नया कोई अल्ट्रावायलेट निकाला है स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, यानी कोई यूवी स्पेक्ट्रम हमारे पास नया आ गया, तो क्या होगा, उससे हमें पता लग जाएगा कि यार हमारे पास जो डेटा है वो नया है, वो डेटा उससे अलग है जो साइंटिस्ट के पास है, इसका मतलब हमने कोई नया कंपाउंड, समझ गए। एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, इसका भी हम पता लगा सकते हैं, ये वही है, देखो डबल बॉन्ड था ना, और ये क्या होगा, डबल सिंगल डबल, तो 500 से कितनी होगी, 600, यानी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड बढ़ा भी नहीं, जैसे कोई साइंटिस्ट इससे ये बनाना चाहता था, अब ये दिखते थोड़े ये मॉलिक्यूल, उसने कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन लगाई, उसको पता ही नहीं कि इससे ये बना भी नहीं बना, तो वो क्या करेगा, यूवी विजिबल लेकर देखेगा, अगर वो 500 ही आ रहा है इसका मतलब वो नहीं बना, और अगर उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया, सर वो 500 था और प्रैक्टिकल करने के बाद जब मैंने फिर दोबारा किया तो 600 आ रहा था, इसका मतलब उसके अंदर एक डबल बॉन्ड ऐड हो चुका, तो एक्सटेंड हो चुका, बढ़ चुका। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, इससे भी आपको पता लगता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब है या नहीं मॉलिक्यूल के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, वेवलेंथ को कम कर देता है, ये वेवलेंथ को कम कर देता है, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी वेवलेंथ कम ही होती है, कम लाइट एब्जॉर्ब, वो कम वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। बाकी आपका मैंने बेसिक ऐसा कर दिया इस वीडियो के अंदर कि आप लोग अगर आप लोग अपनी बुक भी उठाओगे तो अच्छी तरीके से आप उसको पढ़ पाओगे। बाकी आपको मैंने जितना पढ़ाया उसके नोट्स आपने ज़रूर तैयार किए होंगे। ये इजी वीडियो थी और आपका कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।